निश्चित तौर पर डर तो ये है। इलेक्शन में चुनाव हम मतलब हारने वाले हैं। अगर अगर हम अगर बीजेपी के ही नेताओं की बात करें और ये कहें कि ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, तो इसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही 100 सीटें हैं और पंजाब में पूरा चुनाव है। तो कम से कम दो जगह अगर 400 सीटों में से अगर 100 माइनस कर देते हैं तो फिर बीजेपी 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, है ना। तो ये जो जो दावे कर रहे हैं हम सरकार बना लेंगे, तो वो एक इनको बहुत बड़ा डर है। दूसरी चीज ये है कि अभी परसों मोदी जी जब उत्तर प्रदेश में थे, इनकी सभा में ही एक महिला ने उठ के नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। ये घटना मुझे लगता है पहली बार इस तरीके की घटना हुई है। और कुछ किसान और भी खड़े हुए जिन्होंने वहां पर हंगामा किया। तो ये घटना प्रधानमंत्री के साथ पहली बार हुई है उनके सामने। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि किसानों को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो भूमि अधिग्रहण कानून जो बना था 2013 में, और उसकी उसकी जो अध्यक्ष अध्यक्ष जो थी वो सुमित्रा महाजन थी, जो बीजेपी की ही नेता थी। और उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था और जो कानून संसद से पास हुआ था, उसको इन्होंने बदलने के लिए ये अध्यादेश लेकर आए। तब सबसे पहले किसानों में एक गोलबंदी शुरू हुई। उससे पहले ट्रेड यूनियंस में गोलबंदियां तो होती थी, लेकिन किसानों के ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में इस तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो सबसे पहले भूमि अधिकार मंच बना था, जो जो कुछ जन संगठन और कुछ वामपंथी किसान संगठनों ने मिलकर बनाया था। और उस समय आपको अगर याद हो, सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया था राष्ट्रपति भवन तक। मेरे ख्याल से उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। तो वहां तक मार्च निकला था और उसमें लगभग विपक्ष के सारे सांसद उपस्थित थे। उस समय नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि हम इस कानून को या जो अध्यादेश है इसको वापस करेंगे। 7 साल हो गया वो अध्यादेश वापस हुआ है। वो अध्यादेश ठंडे बस्ते में डला हुआ है, लेकिन उसको वापस इन्होंने नहीं किया। इन्होंने एक दूसरा काम ये किया कि जो बीजिंग स्टेट थी वहां पर इन लोगों ने तमाम जो भूमि अधिग्रहण के जो कानून है उसमें संशोधन कराया। मध्य प्रदेश में इस समय सीलिंग एक्ट नहीं है। और आपको अगर याद हो, वहां झारखंड में जो इन्होंने जो नागपुर टेनेंसी एक्ट था और जो आदिवासी जमीनों को प्रोटेक्शन देने के जो कानून थे उनको इन्होंने वापस लिया, और जिसको लेकर वहां एक बड़ा आंदोलन चला और 5-6 आदिवासी किसान वहां मारे गए गोलीबारी में, पुलिस ने गोलियां चलाई। तो ये इन्होंने इस तरीके से किया। इन्होंने उस कानून को, चूंकि कृषि जो है वो राज्य और केंद्र दोनों का विषय है, तो उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर डाल के बहुत सारी जगह इन्होंने कानूनों में संशोधन करवाया। तो असल में किसान संगठन है, उनको इसलिए इन पर भरोसा नहीं है कि ये बाद में फिर इस तरीके की कोई हरकत कर सकते हैं। इसीलिए पहली चीज तो ये तय है कि जब तक संसद में ये मतलब पूरा संसद में वापस नहीं हो जाता है, तब तक वापस ही जाने का किसानों का अभी मुझे नहीं लगता कि कोई इरादा है। दूसरी चीज ये है कि कल जो बैठक होने वाली है उस बैठक में तय होगा। इसमें 2-3 तरीके की चीजें जो निकल के आ रही हैं। ये भी हो सकता है, चूंकि देखिए किसानों का उत्साह बढ़ा है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने इसको वापस लेने की बात की है, तो जो आंदोलन जो किसान कर रहे हैं उनके बीच में यह मैसेज है कि आप आंदोलन से इनको झुका सकते हैं। तो अगर ये मैसेज गया है तो ये भी इस बात की भी संभावना है कि एमएसपी को वापस, मतलब गारंटी नहीं जब तक बन जाती एमएसपी की, तब तक के लिए भी ये हो सकता है कि किसान वापस ना जाए, ये मोर्चेबंदी बनी रहे। उसका एक और बड़ा कारण, देखिए बुआई पूरी हो चुकी है, अब पानी लगने का समय शुरू होने वाला है, तो अब किसानों के पास उस तरीके का काम नहीं है, तो वो आसानी से यहां पर और 2-4 महीने बैठ सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव तक। तीसरी जो चीज है जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है वो है बिजली विधेयक, जो इनकी एक बड़ी डिमांड है। बिजली विधेयक अगर आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम जो बिजली का बिल है वो 8 से 10 गुना हो जाएगा। मतलब जो घर में हम बिजली का बिल चुकाते हैं, सारे नलकूपों के ऊपर ये लोग मीटर लगा रहे हैं और उस हिसाब से वो उसकी बिलिंग की जाएगी। सबसे महंगा उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली मिल रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकी डिमांड का हिस्सा था, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री को यह लगा सीधे कि आप 3 कृषि कानून वापस कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर पेनिट्रेशन ज्यादा है। आप व्यक्तिगत अगर एक मतलब, चूंकि मैं खेती को थोड़ा बहुत समझता हूं, किसानी को भी समझता हूं, तो अगर आप व्यक्तिगत अगर मेरी राय मानेंगे तो मुझे लगता है कि 3 कृषि कानून की तुलना में एमएसपी एक ऐसा कानून था जिससे हिंदुस्तान का हर किसान प्रभावित होता था।
तो अगर ये एमएसपी पे अगर कुछ करते तो इनको राजनीतिक फायदा मिल सकता था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कृषि कानून पर इनको कोई फायदा इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि कृषि कानून लेकर भी यही आए थे और उसको वापस भी यही कर रहे हैं। तो इसमें यह मैसेज गया है कि हम लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं, ये एक मैसेज गया है। और ये मैसेज जो है ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इसलिए भी मतलब खासकर सरकार के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अब इसके बाद आप देखिएगा ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू होगा, 4 जो कोड बिल है लेबर लॉ वाले उनको वापस करने के लिए, उसके बाद सीए है, उसके बाद 370 है, एक लंबी फहरिस्त है जहां पर इन्होंने तानाशाही करके चीजों को वो लागू जो किया है और किसी की बात इन्होंने नहीं सुनी। दूसरी चीज मुझे लगता है जो आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि इन्होंने ये माफी गुजरात दंगों में भी नहीं मांगी, इन्होंने ये माफी कभी नहीं मांगी, ये पहली बार अगर माफी मांगी है तो समझ सकते हैं कि कितनी राजनीतिक मजबूरी है प्रधानमंत्री की। जी राजीव जी, उस जाल में, उस बुने हुए जाल में वो फंस जाएंगे। राजीव जी, आज हमारे एक मित्र ने ये मतलब एक बड़ी अच्छी उनकी टिप्पणी है, उनका ये कहना है कि इनका जो मन की बात जो ये करते थे उसका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा था, उस पर कोई डिस्कशन नहीं करता था, तो उस पर डिस्कशन के लिए उन्होंने आज ये एक नई चाल चली है कि कम से कम उनके उस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होने लगे, है ना। तो आज मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद मन की बात पर इतनी डिबेट हो रही है ना। ये तो और दूसरी चीज जहां तक आप बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, या ये देखिए राजनीति परसेप्शन का खेल है पूरा। अब ये परसेप्शन बन गया है कि आप प्रो पीपल नहीं है ना। बात चाहे महंगाई की हो, बात नोटबंदी की हो, बात जीएसटी की हो, है ना, बात कृषि कानूनों की हो, बात लेबर लॉज की हो, एक या बात सीए की हो, या बात धारा 370 की हो, या एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ना, जिसमें आपके पास गिनाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है, या अभी तक जो भी आपने किया है उसका कोई ऐसा रिजल्ट सामने निकल के नहीं आया जिसको आप अपने अचीवमेंट के तौर पर बता सकें कि यार इससे हमने ये अचीवमेंट कर लिया। आप याद करिए नोटबंदी के समय जो दावे किए गए थे, है ना, कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी। आज हालत यह है कि कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा धन लोगों के घरों में जमा हो गया, है ना। यही आपने 370 में कहा था कि 370 आएगा तो बिल्कुल कश्मीर में शांति हो जाएगी, और ये आज हर घर पर आपको 4 पुलिस वाले, 4 सैनिक बिठाने पड़ रहे हैं, और लगातार वहां पर मतलब जो 90s के दौर में जो हालत था उससे ज्यादा बुरी स्थिति में आज कश्मीर पहुंच चुका है। तो कुल मिला के बात यह है कि नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ परसेप्शन मुझे लगता है लोगों के बन चुके हैं। एक तो यह है कि यह आदमी जिद्दी है और ये कुछ लोगों के लिए काम करता है, जो काम विपक्ष ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की हम दो और हमारे दो, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, देखिए मैं पूरे लोगों की बात, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं करता, निश्चित तौर पर अभी भी जो प्रो बीजेपी हैं वो अभी भी मोदी के साथ खड़े हैं, लेकिन इससे एक वो तबका जो फ्लोट होके या कांग्रेस और विपक्ष से नाराज होकर बीजेपी की तरफ गया था, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें काम कर रही हैं। दूसरी एक और जो बात है वो ये है कि जो नरेंद्र मोदी के पीछे बिल्कुल डंडा लेकर जो खड़े थे, जो मेरे पास आज एक मेरे मित्र का फोन आया, वो आरएसएस के नेता हैं, और उनका वो काफी नाराज थे इस डिसीजन से कि ये नहीं, इनको करना चाहिए था। उनका ये कहना था कि अगर ये गलत था तो ये पहले ही दिन गलत था, है ना। अब आप जाकर 1 साल बाद अगर आप इसको, या 14 महीने बाद अगर आप इसको वापस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। तो ये भी मतलब एक तो तबका है जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा है या उनको सपोर्ट करता है। आज अगर आप ट्विटर पे ही देखेंगे, है ना, या आप सोशल मीडिया पे जिस तरीके की जो हमारी जो एक बहुत महान अदाकारा है कंगना रनौत, है ना, आज उन्हीं का अगर आप ट्विटर पढ़े, जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने जिहादी बता दिया हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, हिंदुस्तान के लोगों को। तो ये जो नरेंद्र मोदी के जो अंध समर्थक थे, जो नरेंद्र मोदी की हर बात पर उनके पीछे खड़े रहते थे, अगर उनकी भाषा अगर बदलने लगी है, मुझे लगता है ये एक बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी है। दूसरी चीज जो मैं भी आपसे कह रहा हूं, देखिए 3 कृषि कानून आप ही लेकर आए, आपने वापस किया, इससे कोई इनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाला। बस वही बात है जो जयशंकर जी कह रहे थे कि अब ये कुछ गांव में घुस पाएंगे, केवल इतनी सी बात है ना। दूसरी चीज यह है कि किसानों को या तमाम जो दूसरे आंदोलन जीवी हैं, है ना, तमाम आंदोलन जीवी हैं, उनको एक रास्ता आपने दिखा दिया
कि आंदोलन कर कर एक तानाशाह को आंदोलन जीवी हरा सकता है। ये एक रास्ता आपने खुद लोगों को समझा दिया है। तो आगे मुझे लगता है कि जो आने वाला जो समय है 2024 तक, जहां पर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं या अमित शाह देख रहे होंगे इनके बाद, उनको ये बात अब समझ में आ जाएगी कि आने वाला जो समय है ये हम, मतलब जितना मैं समझ रहा हूं और चीजों को देख पा रहा हूं, हम लोग एक बड़े आंदोलनों के दौर से गुजरेंगे। एक बड़ा आंदोलन होगा इस देश के अंदर। और ये तमाम आप ये एक और मैं आपको देखिए, मैं अभी चीजों को बहुत ज्यादा नहीं जानता समझता, मतलब मुझे अभी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक भविष्यवाणी ये कर रहा हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक व्यापक गोलबंदी होगी अलग अलग मुद्दों के ऊपर। आपको अगर याद हो, किसानों के मुद्दे पर मैंने ये स्टोरी कई बार देशबंधु में लिखी है कि मजदूर और किसानों को एक साथ लेकर आया है। अगर आप देखेंगे कि जब मजदूर भारत बंद करते थे तो उसमें वो कृषि कानून वापस करने की बात करते थे, और जब किसान आंदोलन करते थे तो उसमें वो लेबर लॉ वापस करने की बात करते थे। तो ये जो एक व्यापक जो गोलबंदी करने की कोशिश जो इस देश में हो रही थी, अब उसको मुझे लगता है कि रफ्तार मिलेगी। और आप देखेंगे ये तमाम सारे जो आंदोलन है, जो अलग अलग मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, ये सब एक साथ खड़े होंगे और एक नए तरीके की आपको दिशा इस देश में, और नए तरीके आपको नए नए तरीके के आंदोलनजीवी और परजीवी इस देश के अंदर दिखाई देंगे और मवाली दिखाई देंगे। तो आने वाला जो वक्त है, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा खतरे का है। और अगर अगर इसमें इन्होंने अगर 370 या सीए जैसा अगर उसमें भी अगर ये विड्रॉवल पोजीशन पे जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए, मेरा जो मित्र है जो आरएसएस वाला, उसका ये कहना था कि जो हाल जनसंघ का हुआ या जो हाल भारतीय हिंदू महासभा का हुआ, वही हाल भाजपा का हो जाएगा। ये आरएसएस के व्यक्ति का कहना है ना, कि अगर इन्होंने अपने स्टेप वापस लिए, तो आप ये देखिए कि जिन चीजों पर आप एक दृढ़ता के साथ खड़े थे, या आप ये मान के चल रहे थे कि नहीं हमने जो कर दिया वो बहुत सही कर दिया, या बहुत, तो ये कुल मिला के जो इनके ये कदम है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक और नए तरीके का आत्मघाती कदम है। और ये इस समय करना, जब जब एक पूरे देश के अंदर आपके खिलाफ माहौल चल रहा है। देखिए, आप कोरोना का अगर हम 1-1.5 साल का अगर कार्यकाल निकाल दें, उस समय अगर कोई आंदोलन नहीं हुआ, वो अलग बात है, क्योंकि कोरोना में डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी थी। लेकिन किसान आंदोलन उस दौरान भी हुआ, और किसान आंदोलन के सहारे तमाम सारे कितनी मीटिंग्स दिल्ली के अंदर ट्रेड यूनियंस और किसान संयुक्त मोर्चे के लीडर्स की लगातार हुई है। बहुत अभी अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले इनकी मीटिंग हुई है। तो ये लगातार जो एक रणनीति इस यहाँ पर ये लोग जो बना रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो कम से कम, देखिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, नंबर 1। इससे आम लोगों की जो जिंदगी जो 91 के बाद, जो ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद जो बेकार हुई है, उसमें उनको फायदा मिलेगा उन सारे लोगों को। तीसरी चीज, जो तानाशाही है या जो पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ये सोचती है कि हमारा निर्णय, या कोई पॉलिटिशियन ये सोचता है हमारा निर्णय अंतिम निर्णय है, ये इस तरीके की प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश लगेगा। आपको कम से कम लोगों की इच्छा और लोगों की भावनाओं की आपको कद्र करनी पड़ेगी, जो चीजें चलती हैं। और तीसरी चीज मुझे जो लगता है कि आप जो भी करें, आप कारपोरेट के लिए क्या कर रहे हैं वो सारी सरकारें करती हैं, लेकिन आपको कुछ प्रो पीपल डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। तो आने वाला जो वक्त है, इसमें बहुत सारे आपको चेंजेस दिखाई देंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाला वक्त जो है वो बीजेपी जैसी जो तानाशाही रवैये की जो पार्टी है, या जो लोगों को केवल धर्म में उलझा कर रखना चाहते हैं, इन लोगों के लिए, इन लोगों के जो दिन है वो बहुत अच्छे आगे आने में नहीं है, क्योंकि लोगों को अपने मुद्दे समझ में आ रहे हैं।